गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। बीए पार्ट सेकंड का ये सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था प्रथम इकाई पहला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 16वीं शताब्दी में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी यूरोप देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों की इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। भारत में आने के बाद व्यापारी कंपनी के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद 1750 से कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ किया। भारत की विशेष परिस्थितियों के कारण कंपनी को अपने कार्य में सफलता भी मिली और 1850 तक भारत के एक बहुत बड़े भाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और कंपनी के शासन की समाप्ति। कंपनी के शासनकाल में लगभग 100 वर्षों में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक क्षेत्र में अनेक ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिन्होंने भारतीय जनता को कंपनी के शासन का प्रबल विरोधी बना दिया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप तथा उन्हें ईसाई बनाने के कार्यों में साधारण भारतीयों में तीव्र असंतोष को जन्म दिया। भारत के निरंतर आर्थिक शोषण से कृषक, श्रमिक और व्यापारी सभी वर्गों की स्थिति बहुत अधिक बुरी थी। सैनिक क्षेत्र में अंग्रेज और भारतीय सैनिकों में भेदभाव किया जाता था और भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार खराब था। अतः काफ़ी समय पहले से भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे। ऐसी परिस्थितियों में 1857 में जिस स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया गया था उसका प्रसार तेजी से हुआ, लेकिन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं हुए। आधुनिक शस्त्र सामग्री और आधुनिक साधनों के अभाव, क्रांतिकारियों की सेना में एकबद्धता और संगठन के अभाव, अनेक भारतीय शासकों तथा वर्गों के असहयोग तथा विरोधी व्यवहार आदि कारणों ने स्वतंत्रता संग्राम को असफल कर दिया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक साधारण घटना थी। इस असफल संग्राम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन का ध्यान भारत में कंपनी के शासन की बुराइयों की ओर गया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1858 में सत्ता हस्तांतरण और भारत के श्रेष्ठतर शासन हेतु कानून के आधार पर ब्रिटिश सम्राट ने भारत में कंपनी के शासन का अंत कर भारतीय शासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन सत्ता के इस हस्तांतरण से भारतीय जनता के कष्टों और उनकी विदेशी शासन विरोधी भावनाओं में कोई कमी नहीं हुई और इन्हीं भावनाओं ने कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय जागृति का उदय और उसके कारण। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के किसी भी दूसरे देश में इसी प्रकार के आंदोलन की तरह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों और तत्वों की विवेचना निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। पहला बिंदु है 1857 की क्रांति। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। यह विद्रोह कुछ कारणवश असफल रहा, किंतु ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन करने में जिस अमानुषिक कार्यवाही का आश्रय लिया था उससे जनता का असंतोष बहुत अधिक बढ़ गया। ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए दमन के संबंध में सर चार्ल्स डिल्के अपनी पुस्तक ग्रेटर इंडिया में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने कैदियों की बिना न्यायिक कार्यवाही के और ऐसे ढंग से हत्या कर दी थी जो सभी भारतीयों की दृष्टि में पाशविकता की चरम सीमा थी। दमन के दौरान गांव के गांव जला दिए गए, निर्दोष ग्रामीणों का वह कत्लेआम किया गया कि मोहम्मद तुगलक भी उससे शर्मा जाएगा। दूसरा बिंदु है राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था।
अशोक और अकबर जैसे महान शासकों को भी यातायात के साधनों के अभाव और अपनी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के कारण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन ब्रिटिश शासन संपूर्ण देश को एक केंद्रित शासन के अंतर्गत लाने में सफल हुआ और आवागमन के साधनों ने उन्हें इस कार्य में पूर्ण सहायता प्रदान की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ संपूर्ण भारत में सर्वत्र एक सी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई और इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भारत एक रूप हो गया। तीसरा कारण है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। डॉक्टर जकारिया ने अपनी पुस्तक रिनेसेंट इंडिया में ठीक ही लिखा है कि भारत की पुनर्जागृति मुख्यतया आध्यात्मिक थी तथा एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करने के पूर्व इसने अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात किया। 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीयता के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए। इस प्रकार के सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। धार्मिक और सामाजिक सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बिसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को भारत की महानता को समझने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जा सकता है। उन्होंने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसी प्रकार के आंदोलनों से भारत में राष्ट्रीयता की चेतना जागृत हुई। चौथा कारण है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधानों ने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को गति प्रदान की। साहित्य, धर्म और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, कॉलब्रुक, रॉथ, एवी कीथ, डॉक्टर भंडारकर और हरप्रसाद शास्त्री आदि ने भारतीयों के सम्मुख भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप में समकालीन यूरोपियन सभ्यताओं से हीन नहीं था। मध्य एशिया में कार्य कर रहे यूरोपियन विद्वानों ने इस तथ्य को भी प्रकट किया कि भूतकाल में भारत का सांस्कृतिक सामाजिक साम्राज्य पामीर, मलाया, इंडोनेशिया और मेकांग की उपजाऊ घाटी तक विस्तृत रहा है। इन ऐतिहासिक अनुसंधानों ने स्वाभाविक रूप से भारतीयों में अपनी पुरातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना और उज्जवल भविष्य का चित्र भी प्रस्तुत किया। पांचवा बिंदु है पाश्चात्य शिक्षा। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण रूप से लोप हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो, किंतु जो रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हो जाए। कुछ सीमा तक अंग्रेज इस मनोरथ में सफल हुए, क्योंकि कुछ शिक्षित भारतीयों ने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से विमुख होकर स्वयं को पाश्चात्य रंग में ढालना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का एक दूसरा पक्ष भी था कि अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता की उदात्त भावना से परिपूर्ण है, अतः इससे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला। इस दृष्टि से पाश्चात्य शिक्षा भारत के लिए एक ईश्वरीय देन सिद्ध हुई। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीय सर्वोत्तम अंग्रेज विचारकों के संपर्क में आए। उन्हें मिल्टन, बर्क, जे.एस. मिल, मेकाले, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों की कृतियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनके द्वारा उनमें स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज्य की जीवनदायिनी भावनाओं का संचार हुआ है। उनके संकीर्ण विचारों में परिवर्तन हुआ और उनका दृष्टिकोण व्यापक हो गया। अगला बिंदु है हमारा भारतीयों का विदेश गमन। 19वीं सदी से अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्ति तथा अन्य कारणों से विदेश जाने लगे। उन्होंने वहां प्रजातंत्री सिद्धांतों तथा संगठन को कार्य करते देखा और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ा।
वे इन विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित हुए और उस दिन का स्वप्न देखने लगे जब भारत में भी प्रजातांत्रिक विचारों और संस्थाओं को मूर्त रूप प्राप्त होगा। सातवां बिंदु है भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास। मुनरो ने लिखा है कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भारतीय समाचार पत्रों पर भी यह बात पूरी उतरती है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारत में प्रेस का विकास हुआ और समाचार पत्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजी पत्रों में भारत विरोधी प्रचार का करारा उत्तर दिया और भारतीयों को विदेशी शासन की त्रुटियों से परिचित कराया। इस श्रेणी के समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी 1821 जो राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था, बॉम्बे समाचार 1882, बंगदूत 1831, रास गुफ्तार 1851, अमृत बाजार पत्रिका 1868, ट्रिब्यून 1877 का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इस काल में कुछ ऐसे लेखक भी हुए जिनकी रचनाओं ने राष्ट्रीयता के विकास में बहुत योग दिया। बंकिम चंद्र ने आनंद मठ तथा वंदे मातरम की रचना की, जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पाठ्य पुस्तक का कार्य किया। ये लेक्चर यहीं तक है। इसके बाद इसका पार्ट 2 हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।